नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्ट है जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में बात करने वाले हैं कि क्या मिडिल क्लास फ्लैट खरीदने की बजाय कैद खाना यानी जेल खरीद रहा है, और आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब फ्लैट फ्लैट नहीं रहे यानी घर नहीं रहा, वो धीरे धीरे मिडिल क्लास के लिए एक जेल जैसा बनता जा रहा है और इसके पीछे के कुछ बड़े कारण हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो एक्सप्लेनर को, जहां आपके तमाम डाउट्स, तमाम सवालों के हर जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि जिस घर को खरीदने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा रहे हैं, वही धीरे धीरे आपकी आज़ादी तो नहीं छीन रहा। आज भारत का मिडिल क्लास ड्रीम होम नहीं खरीद रहा, बल्कि एक ऐसी आर्थिक यानी फाइनेंशियल जेल खरीद रहा है जहां हर महीने ईएमआई की तारीख किसी जेल की घंटी की तरह सुनाई देती है। सुबह आंख खुलती है तो ईएमआई याद आती है, रात को नींद आने से पहले बैंक बैलेंस चेक होता है, सैलरी अकाउंट में पैसा आता भी नहीं कि होम लोन की ईएमआई उसे निगल जाती है। और सबसे डरावनी बात, बाहर से सब कुछ परफेक्ट लाइफ दिखता है। इंस्टाग्राम पर दोस्त नई फ्लैट की चाबी दिखा रहे हैं, लिंक्डइन पर लोग फाइनली ब्रॉड माई ड्रीम होम लिख रहे हैं, यूट्यूब पर लग्जरी अपार्टमेंट टूर चल रहे हैं। लेकिन इन चमकती तस्वीरों के पीछे ऐसा फाइनेंशियल प्रेशर छिपा है दोस्तों, जो लाखों परिवारों को अंदर से तोड़ रहा है। आज का मिडिल क्लास बाहर से एसेट रिच दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह कैश ब्रोक हो चुका है। इसे दुनिया भर में हाउस पुअर क्राइसिस कहा जाता है, यानी आपके पास करोड़ों का फ्लैट तो हो सकता है, लेकिन अगर अचानक 50,000 रुपए की मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सहारा लेना पड़ता है। यही आज भारत के बड़े शहरों की सच्चाई बनती जा रही है। नाइट फ्रैंकी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई जैसे शहरों में कई परिवार अपनी मंथली इनकम का करीब 47 से 50% हिस्सा सिर्फ होम लोन ईएमआई में खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, और ये सिर्फ ईएमआई है। अगर इसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स, बच्चों की स्कूल फीस, कार ईएमआई, बिजली पानी का बिल, ग्रोसरी, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस जोड़े जाएं तो मिडिल क्लास की 70% से ज़्यादा की कमाई हर महीने फिक्स खर्चों में खर्च हो जाती है। मतलब जिंदगी जीने के लिए नहीं, सिर्फ बिल्स भरने के लिए बचती है। और यही वजह है कि आज लाखों लोग सैलरी आने का इंतजार नहीं, बल्कि ईएमआई कटने का डर लेकर जी रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी थोड़ी बेहतर होने के बावजूद आज भी एवरेज फैमिली इनकम का लगभग आधा हिस्सा होम लोन में जा रहा है। सोचिए, आधी जिंदगी बैंक के नाम। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद क्यों रहे हैं? जवाब, सोशल प्रेशर और फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि आज भारत के घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सोशल स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। अगर आपके दोस्त ने नोएडा में फ्लैट खरीद लिया, आपका कज़न बेंगलुरु में लग्जरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गया, ऑफिस के कलीग्स ने गुरुग्राम में 3 BHK बुक कर लिया, तो अचानक आपको भी लगने लगता है कि अगर आपने घर नहीं खरीदा तो आप जिंदगी में पीछे रह गए। यही मानसिक दबाव मिडिल क्लास को ऐसे लोन ट्रैप में धकेल रहा है जहां से निकलना आसान नहीं है दोस्तों। और सबसे खतरनाक बात यह कि रियल एस्टेट मार्केट अब आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स और लग्जरी बायर्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई लगातार घटती जा रही है। यानी बिल्डर्स अब उस मिडिल क्लास के लिए घर नहीं बना रहा जो ईएमआई देकर जिंदगी काट रहे हैं, बल्कि उन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs के लिए लग्जरी टावर्स बना रहा है जो कैश में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब इसका असर क्या हुआ? पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी प्राइस तेजी से ऊपर गए, लेकिन सैलरीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। मतलब घर खरीदना अब सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सुसाइड जैसा होता जा रहा है। एक समय था जब इंसान 10 से 12 साल की बचत में घर खरीद लेता था। आज 25 से 30 साल का लोन नॉर्मल माना जाता है। यानी एक युवा जब 30 साल की उम्र में घर के लिए लोन लेता है तो कई बार उसकी रिटायरमेंट तक ईएमआई खत्म नहीं होती। सोचिए, आपकी पूरी जवानी, आपके सबसे प्रोडक्टिव साल बैंक के नाम, और इस बीच अगर जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस डाउन हो जाए या इकोनॉमी स्लो हो जाए तो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल जाता है। यही वजह है कि भारत में क्रेडिट कार्ड डेब्ट और पर्सनल लोन तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ईएमआई भरने के लिए नया लोन ले रहे हैं, यानी एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन। और यही डेब्ट ट्रैप मिडिल क्लास को धीरे धीरे निगल रहा है। लेकिन दोस्तों,
कहानी पूरी तरह से यहाँ ख़त्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाला सवाल ये है, जब भारत में हाउसिंग क्राइसिस इतना बड़ा है तो फिर लाखों घर खाली क्यों पड़े हैं? आखिर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो अनसॉल्व इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रियल एस्टेट अब शेल्टर कम और इन्वेस्टमेंट एसेट ज़्यादा बन चुका है। कई बड़े शहरों में इन्वेस्टर्स कई कई फ्लैट्स खरीदकर खाली छोड़ देते हैं ताकि भविष्य में महंगे दामों पर बेच सकें। यानी घर रहने के लिए नहीं, पैसा पार्क करने के लिए खरीदे जाने। यही वजह है कि लाखों घर खाली होने के बावजूद कीमतें नीचे नहीं आती। एक और मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की डिमांड कमज़ोर पड़ रही है, जबकि प्रीमियम हाउसिंग तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी मार्केट अब मिडिल क्लास को सर्व नहीं कर रहा। अब सोचिए, एक तरफ मिडिल क्लास ईएमआई के बोझ में दबा है, दूसरी तरफ डेवलपर्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि घर खरीदना ही सफलता है। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसने करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर दिया। पहले मिडिल क्लास सेविंग करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, इमरजेंसी फंड्स बनाता था, लेकिन अब पूरा का पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर सिर्फ एक फ्लैट के इर्द गिर्द घूम रहा है। और सबसे दुखद बात दोस्तों, लोग अब जिंदगी नहीं जी रहे, सिर्फ ईएमआई सर्वाइव कर रहे हैं। फैमिली ट्रिप्स बंद, पेरेंट्स की हेल्थ केयर टल रही है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन बाहर से सब सेटल दिख रहा है। यही आज के इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का सबसे खतरनाक सच है, क्योंकि ये क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, मेंटल हेल्थ का भी बन चुका है। लगातार ईएमआई का स्ट्रेस लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और रिलेशनशिप प्रॉब्लम की तरफ धकेल रहा है। और शायद यही वजह है कि आज लाखों लोग करोड़ों का घर होने के बावजूद अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ मार्केट की गलती है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम कर रहा है? आखिर क्यों भारत में घर इतने महंगे होते जा रहे हैं? क्यों मिडिल क्लास लगातार बाहर होता जा रहा है? और क्या इंडिया भी जापान जैसे रियल एस्टेट बबल की तरफ बढ़ रहा है? अब वीडियो के अगले हिस्से में हम इसी डरावने खेल का पर्दाफाश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, एफएसआई रूल्स, बिल्डर लॉबी और लग्जरी हाउसिंग बूम ने पूरे मार्केट को कैसे बदल दिया था, और क्यों कई एक्सपर्ट्स अब इंडिया के रियल एस्टेट को टाइम बॉम्ब कहने लगे। दोस्तों, अब आते हैं इसी सवाल पर जिसे सुनकर शायद लाखों होम बायर्स डर जाए। क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट एक खतरनाक बबल बन चुका है? क्या हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर कभी जापान चला था? और क्या आने वाले सालों में भारत का मिडिल क्लास उस गलती की कीमत चुकाने वाला है जिसका अंदाज़ा उसे आज नहीं है? देखिए, बबल हमेशा तब बनता है जब लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि प्राइसेस कभी नीचे नहीं जाएंगे, और यही आज इंडिया में हो रहा है। आज हर तरफ एक नैरेटिव बेचा जा रहा है, अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाओगे, प्रॉपर्टी रेट्स अगले साल दोगुने हो जाएंगे, रियल एस्टेट कभी नुकसान नहीं देता। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी पूरी दुनिया ने यही सोचा तब सबसे बड़ा क्रैश आया। 1980 में जापान में भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। लोग मानते थे कि टोक्यो की ज़मीन दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। बैंक्स आंख बंद करके लोन दे रहे थे। लोग 70-70 साल और यहाँ तक कि 100 साल तक के हाउसिंग लोन लेने लगे थे। वहाँ भी यही कहा जाता था कि प्रॉपर्टी प्राइस कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन फिर 1991 आया और जापान का रियल एस्टेट बबल फूट गया। उसके बाद टोक्यो समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस सालों तक नीचे गिरते रहे। निकी एशिया और कई ग्लोबल इकोनॉमिक स्टडीज़ के मुताबिक जापान को उस क्रैश से उबरने में दशकों लग गए। हज़ारों लोग डेब्ट ट्रैप में फंस गए, और अब डर इस बात का है कि कहीं इंडिया भी उसी रास्ते पर तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आज भारत के कई शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस लोगों की इनकम से बहुत तेज़ी से आगे निकल चुके हैं। मुंबई का प्राइस टू इनकम रेशो करीब 14.3 तक पहुंच चुका है। यानी अगर एक औसत परिवार अपनी पूरी कमाई बिना 1 रुपये खर्च किए बचाए, तब भी उसे सिर्फ घर खरीदने में 14 साल से ज़्यादा लग जाएंगे, और ये सिर्फ एवरेज है। लग्जरी मार्केट में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब है। अब ज़रा सोचिए, जब घर की कीमतें सैलरी से इतनी तेज़ भागने लगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? मिडिल क्लास का, यानी आपका। क्योंकि अमीर आदमी कैश में प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन मिडिल क्लास अपनी पूरी ज़िंदगी ईएमआई में गिरवी रखता है। और यही वजह है कि आज भारत का अर्बन मिडिल क्लास धीरे धीरे फाइनेंशियल स्लेवरी की तरफ बढ़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता जैसे शहर अपेक्षाकृत अफोर्डेबल है, लेकिन मुंबई और एनसीआर जैसे मार्केट में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी लगातार मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में भारत में घरों की कमी है? जवाब पूरी तरह नहीं। असली खेल सप्लाई और प्राइसिंग का है, और यही आता है वो बड़ा फैक्टर, एफएसआई रूल्स। एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स।
आसान भाषा में समझे तो किसी ज़मीन पर कितनी बड़ी या कितनी ऊंची इमारत बन सकती है ये एफएसआई तय करता है। अब सोचिए अगर किसी शहर में एफएसआई बहुत कम रखा जाए तो बिल्डर ज़्यादा फ्लैट बना ही नहीं पाएगा, सप्लाई सीमित रहेगी और डिमांड ज़्यादा होने पर प्राइजेस ऊपर जाते रहेंगे। यही सालों तक मुंबई में हुआ। मुंबई में लंबे समय तक एफएसआई काफ़ी सीमित रहा, जबकि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में हाई डेंसिटी डेवलपमेंट की अनुमति दी गई। मैनहट्टन और सिंगापुर जैसे शहरों में ऊंची इमारतों और ज़्यादा हाउसिंग डेंसिटी की वजह से सप्लाई बेहतर है, लेकिन मुंबई में लिमिटेड सप्लाई ने प्रॉपर्टी को गोल्ड एसेट बना दिया और इसी वजह से आज छोटे छोटे फ्लैट्स करोड़ों में बिक रहे हैं। यही वजह है कि आज 600 से 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अब दूसरा खेल समझिए, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं चलता, बल्कि साइकोलॉजी से भी चलता है। बिल्डर्स और ब्रोकर्स लोगों में फियर पैदा करते हैं। लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, ओनली 2 डे ऑफर्स, 24 आवर्स में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, अगर अभी नहीं खरीदा तो बाद में पछताओगे। लेकिन कई बार ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। कई प्रोजेक्ट्स में एक्चुअल सेल्स उतनी नहीं होती जितनी मार्केटिंग में दिखाई जाती है। कई बार रेरा डेटा और मार्केटिंग क्लेम में बड़ा फर्क देखने को मिलता है, यानी मार्केट में एक आर्टिफिशियल हाइप बनाया जाता है जो कि इस सेक्टर में बहुत आम है ताकि बायर्स पैनिक में जल्दी डिसीजन लें। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मिडिल क्लास इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में सबसे ज़्यादा फंसता है, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता है कि अगर आज नहीं खरीदा तो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं खरीद पाएंगे। यही फियर उसे जल्दबाजी में ऐसा लोन लेने पर मजबूर कर देता है जो आने वाले 25 से 30 साल तक उसकी ज़िंदगी को बांध देता है। अब तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव देखिए, लग्जरी हाउसिंग शिफ्ट। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डेवलपर्स तेजी से लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रॉफिट कम है, जबकि लग्जरी टावर्स में करोड़ों का मार्जिन मिलता है। इसलिए मार्केट अब मिडिल क्लास की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स और हाई नेट वर्थ बायर्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जा चुका है। यही वजह है कि आज आपको हर बड़े शहर में लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बाढ़ दिखाई देगी, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई घटती जा रही है। यानी जो मिडिल क्लास पहले शहरों के सेंटर में घर खरीद सकता था, अब उसे धीरे धीरे आउटस्कर्ट्स की तरफ धकेला जा रहा है और वहाँ भी प्राइजेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बबल फूटेगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन रियल एस्टेट को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन खतरा वहाँ पैदा होता है जहाँ प्राइजेस इनकम से डिस्कनेक्टेड होती है, और यही अभी हो रहा है। अगर आने वाले समय में जॉब्स कमज़ोर होती है, सैलरी ग्रोथ रुकती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या इकोनॉमी स्लो डाउन आता है, तो लाखों फैमिलीज ईएमआई प्रेशर में फंस सकती है। यही वजह है कि कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अब लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दे रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट को उठा लीजिए, जिसके मुताबिक हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी में कुछ सुधार ज़रूर हुआ, लेकिन कई बड़े शहरों में ईएमआई रेशो अब भी बेहद ऊंचा है। और इसी वजह से अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, आम आदमी क्या करे, यानी आप। सबसे पहली बात, सोशल प्रेशर में कभी घर मत खरीदिए। सिर्फ इसलिए फ्लैट मत लीजिए क्योंकि आपके दोस्त ने लिया है, क्योंकि इंस्टाग्राम आपकी ईएमआई नहीं भरेगा। दूसरी बात, ईएमआई आपकी मंथली इनकम से 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आधी सैलरी लोन में जा रही है तो आप एक फाइनेंशियल डेंजर जोन में हैं। तीसरी बात, इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्च अलग रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में कब मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए कोई नहीं जानता। चौथी बात, प्रॉपर्टी को स्टेटस सिंबल नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन की तरह देखिए, क्योंकि घर आपको सिक्योरिटी देना चाहिए, स्ट्रेस नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई बिल्डर या ब्रोकर आपको लास्ट मौका कहकर जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर यानी दबाव बनाए, तो सबसे पहले रुकिए, रिसर्च कीजिए और रेरा डेटा ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि आज का सबसे बड़ा खतरनाक सिर्फ महंगा रियल एस्टेट नहीं, बल्कि फोमो ड्रिवन रियल एस्टेट है। और शायद यही वजह है कि आज करोड़ों लोग करोड़ों का घर खरीदने के बाद भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे, क्योंकि उन्होंने घर खरीदा नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को गिरवी रख दिया है। तो दोस्तों, ये है आज के रियल एस्टेट मार्केट के वो हालात जिसने सच में मिडिल क्लास को एक घर यानी एक फ्लैट की तरफ नहीं, एक जेल यानी एक कैद खाने की तरफ धकेल दिया है। दोस्तों, क्या आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? अपनी अनुभव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और आपके पास भी बाकी व्यूवर्स के लिए कोई सलाह हो तो वो भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक हो सके, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।